हेलो नमस्कार साथियों, मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस पे। भैया सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब एक बार फिर से। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग भाई फटाफट लाइव आ जाएं। सेशन की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी पुलिस के एग्जामिनेशंस बहुत नज़दीक हैं। अब इसमें उंगलियों पे दिन गिन सकते हैं, इसलिए आप लोग एकदम बिल्कुल तैयारी करते रहें, ताबड़तोड़ तैयारी करते रहें। और हाँ, क्लासेस को शेयर कर दें अपने दोस्तों को। और देखेंगे आज क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो स्पेशल यूपी में जो क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं उनको हम यहाँ पर ज़्यादा लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, भगवान राम कथा में वर्णित कौशल अयोध्या का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है। देखिए, विदेह की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जनकपुर, ठीक है, नेपाल। इक्ष्वाक वंश ये हो जाता है। चंदेल का संबंध हो जाता है बुंदेलखंड से, बुंदेलखंड से इसका संबंध हो जाता है। कुरु का मतलब हो जाता है हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर से इसका संबंध हो जाता है। हस्तिनापुर, या जिसको आप कहते हैं इंद्रप्रस्थ, ठीक है, या फिर आप कहते हैं मेरठ, ठीक है, ओके। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए बच्चों, गढ़वाल वंश की अगर मैं बात करूं तो इसका जो संस्थापक था उसका नाम था चंद्रदेव, ठीक है, चंद्रदेव। और इसने जो है राजधानी क्या बनाई थी, कन्नौज। अंतिम शासक थे जयचंद। अंतिम शासक कौन थे, जयचंद। और क्या हुआ, 1194 चंदावर युद्ध में, ध्यान रखना, चंदावर युद्ध में गोरी ने हत्या की, ध्यान रखना। चंदावर के युद्ध में गोरी ने क्या की, हत्या की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अंग्रेजों ने प्रशासन बचाकर नहीं है, बनाकर अवध के नवाब को कब गद्दी से उतार दिया। अब भैया ध्यान रखना, अवध पर क्या किया, अवध पर डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर कब्जा किया। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर कब्जा किया। अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह थे। कौन थे, वाजिद अली शाह। और इन्हीं की पत्नी थी कौन, बेगम हजरत महल। ध्यान रखना इस बात का। और इनको 1856 में ही क्या किया था, जेल में डाल दिया था और उत्तर प्रदेश का, या अवध का अधिग्रहण कर लिया था, है ना। सूरसेन, ध्यान रखना, सूरसेन महाजनपदों की राजधानी थी। और किसकी राजधानी थी, सूरसेन की राजधानी क्या थी, काम्पिल्य थी। काम्पिल्य की राजधानी अहिस क्षेत्र थी, ध्यान रखना, काम्पिल्य की राजधानी अहिस क्षेत्र थी। ये जो मुजफ्फरपुर वाला जो क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये सब पूरा एरिया था। कौशाम्बी नहीं, मथुरा। सूरसेन राजधानी मथुरा, ध्यान रखना इस बात का। ये 16 महाजनपद में बहुत ही पावरफुल जनपद में से एक था। अगला बताएंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में 2 प्रसिद्ध सभाएं कहाँ आयोजित की गई थी, बताएंगे। हर्षवर्धन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन क्या आते हैं। हर्षवर्धन, इसकी एक उपाधि है शीलादित्य, ये लिख लेना, ये आपके परीक्षा में पूछेगा, ठीक। दूसरा, 3 नाटक लिखे गए थे इसके संस्कृत में, ध्यान रखना, संस्कृत में 3 नाटक लिखे गए थे। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ध्यान रखना, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ठीक है। और इनके दरबार में थे एक कवि जिनका नाम क्या है, बाण भट्ट।
जिन्होंने क्या लिखा है, कादंबरी, कादंबरी, और लिखा है हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र लिखा है, ध्यान रखना इस बात का। हर्ष ने 2 प्रसिद्ध सभाएं की थी और एक सभा इसने की थी कहाँ पे, प्रयाग में, ना प्रयाग, अच्छा यहाँ पे है, अच्छा ये कंबाइन में दिया, कन्नौज और प्रयाग में, कन्नौज और प्रयाग में। इसी के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, ध्यान रखना, ह्वेनसांग भारत आया, ह्वेनसांग भारत आया, भारत आया, ठीक है। इसी के समय क्या किया था, ह्वेनसांग भारत आया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। कैमूर श्रृंखला का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? कैमूर पहाड़ियां भारत के किन राज्यों में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका कहाँ पे, बिहार। जल्दी से मुझे बताएं। अगर आपके दिमाग में एक बात आ जाए कि कैमूर पहाड़ियां जो फैली हुई हैं वो सोनभद्र के क्षेत्र में है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, तो आप आसानी से उस उत्तर दे देंगे कि साहब ये जो क्षेत्र देख पा रहे हैं ये आपका कहाँ पे है, तीनों राज्यों में है। कैमूर पहाड़ियों का जो विस्तार है वो तीनों पहाड़ियों में है, तीनों राज्यों में है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कैमूर पहाड़ी का विस्तार जो है कितने राज्यों में है कैमूर पहाड़ी का विस्तार कितने राज्यों में है, ये आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। भाभर की सकरी पेटी पाई जाती है। देखो बच्चों, अब इसको थोड़ा सा समझिए, इसको थोड़ा सा समझिए कैसे। देखो, नदी होती है ना, नदी की 3 अवस्था होती है, नदी की 3 अवस्था। नंबर 1 युवा, नंबर 2 प्रौढ़ा, नंबर 3 वृद्धा, ठीक है, वृद्धावस्था। क्लियर हुई बात। युवावस्था का मतलब जब नदी ऊंचाई से नीचे गिरती है, यह है युवावस्था। प्रौढ़ा का मतलब जब ये मैदान में आती है और जब ये समुद्र के किनारे पहुंचती है तो इसकी चौड़ाई और बढ़ती चली जाती है मैदान में और इसको ऊंचाई पर चढ़ना होता है। ये आता है बीच में प्रौढ़ावस्था, ये बीच में जो आता है आपका प्रौढ़ावस्था, ये आता है प्रौढ़ावस्था। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा स्पीड कम हो जाती है। यह है वृद्धावस्था, यहाँ पे हालत बिल्कुल ख़राब रहती है, रोग आके नदियाँ चलती हैं। अब नदियाँ जब पहाड़ से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ ढेर सारा कंकड़ पत्थर लेकर के आती हैं, देखो यहाँ पे गिरा देती हैं। यहाँ पे ये क्या बनाती है, यहाँ पे क्या बनाती है, झरना। यहाँ क्या बनाती है, झरना। अब झरने के पास क्या होते हैं, ये पत्थर होते हैं, ये पत्थर होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एरिया देख पा रहे हैं, ये जो एरिया बन पा रहा है, ये वाला इसी को कहते हैं भाभर, इसी को क्या कहते हैं, भाभर, ठीक है। क्या कहते हैं, भाभर, ठीक है। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना, इसके बाद जो इसके और बाद में देखने को मिलेगा, ये वाला जो रीजन देखने को मिलेगा, ये वाला जो रीजन देखने को मिलेगा, यहाँ छोटे छोटे कंकड़ देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे कंकड़ देखने को मिलेंगे। ये क्या है, कंकड़ हैं, ये क्या है, कंकड़ हैं। ये कहलाता है तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। और उसके बाद फिर इधर आपका खादर बांगर जो भी है, बांगर तो खैर नीचे रहेगा, खादर ऊपर रहेगा, ये रहेगा। अब इसमें कह क्या रहा है, भाभर की एक सकरी पेटी पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र, ककरीले जमीन क्षेत्र, तराई का उत्तरी। तो तराई का उत्तर यही है ना, तराई के उत्तर में यही है ना, तो तराई के उत्तरी भाग में, तराई के उत्तरी भाग में। और भाभर के दक्षिण में कौन है, भाभर के दक्षिण में कौन है, तराई है, ठीक है, साउथ में, ठीक है, ओके। और भाभर में ही क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटरफॉल फ्लो देखने को मिलता है, यानी कि भूमिगत जल प्रवाह देखने को मिलता है। कहाँ, भाभर क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है? राजस्थान छूता है, हरियाणा छूता है। अच्छा, ओहो, हरियाणा छूता है, कौन नहीं छूता है, हरियाणा बाउंड्री टच करता है क्या? हरियाणा के साथ कौन से सीमा बनाते हैं?
हरियाणा के साथ, हरियाणा भी है क्या? एक मिनट देखना पड़ेगा भाई। उत्तर प्रदेश के साथ कौन सीमा नहीं छूता है? पंजाब तो नहीं छूता है, बिल्कुल है। हरियाणा के साथ कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य टच करता है? मथुरा है सारा। अच्छा, ओ हो, यस यस यस। हरियाणा भी यूपी की सीमा को टच करता है, बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखना, टच करता है। ठीक है, ओके। पंजाब नहीं करता है इसमें, पंजाब नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। पंजाब नहीं करता है, हरियाणा करता है, पंजाब नहीं करता है। ठीक है, हाँ, पंजाब नहीं करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है? तो ध्यान दें, तराई क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। और अगर आपसे पूछे कि यूपी में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो होती है गोरखपुर में। कहाँ होती है? गोरखपुर में। ठीक। सबसे कम कहाँ होती है? सबसे कम होती है मथुरा। सबसे कम कहाँ होती है? मथुरा। और यूपी में बरसात जो होती है, यूपी में बरसात कौन से मानसून से होती है? यूपी में वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मानसून से होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न आ जाते हैं, मिट्टी का भाग। यहाँ पे क्या है? मिलान करना है। अच्छा, मिट्टी का भाग, खादर मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। ओके ओके ओके। पोटास और पोटेशियम, ठीक है। खादर मिट्टी, पोटास और पोटेशियम, एल्यूमिनियम और पोटास, कैल्शियम और कैल्केरियस जमा नहीं होता है, क्षार और पोटास, काली मिट्टी। ये आपसे पूछ रहा है। तो क्षार और पोटास जो होता है वो मिट्टी का भाग होता है। ठीक है, पोटास और पोटेशियम, ए का। बी का क्या हो जाएगा? खादर मिट्टी। बी का 2 एल्यूमिनियम और पोटास। ठीक है, और नहीं तो हाँ ठीक है, बी का 3। अगर हम देखें इसमें कैल्शियम का कैल्केरियम। ठीक है, ओके। नहीं, इसमें ए ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। पोटास, पोटेशियम, खादर मिट्टी, एल्यूमिनियम, पोटास, लाल मिट्टी, कैल्शियम। ठीक है, ओके। क्षार और पोटास, काली मिट्टी, क्षार और पोटास। ठीक है, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। गंभीर नदी का उद्गम स्थल क्या है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर? गंभीर नदी का उद्गम स्थल क्या है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बताइए। गंभीर नदी कहाँ से निकलती है? ध्यान दें, आपने एक जगह का नाम सुना होगा, करौली। ये क्या है? जिला है। अरावली रेंज से रिवर निकलती है, ये अरावली रेंज। और ये कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सबसे बड़ी झील है? सुराहा ताल, बेटी झील, बरुआ सागर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए भैया। सुराहा ताल, बेटी झील, बरुआ सागर, बताओ कौन सी झील है? सुराहा ताल कहाँ है पता है? बलिया है? कहाँ है? अगर यहाँ पे पूछे, देखिए क्वेश्चन क्या है, मानव निर्मित, अगर आपसे पूछे मानव निर्मित सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? गोविंद बल्लभ
पंत झील, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत झील, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी झील है भारत उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है देन सुरहाताल झील आप कर सकते हैं, सुरहाताल, ठीक है, ओके। आ जाइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बताएंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 2014 में, 2015 में, 2016, 2017, बताइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों इसका जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? 13 जनवरी 2015 में, 16 में, माफ़ कीजिए, 13 जनवरी 2016, ठीक है। कब हुआ था? 13 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी, फसल बीमा योजना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धा पेंशन योजना कब लागू की गई थी? बताइए, बताइए। उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धा पेंशन योजना कब शुरू की गई? बताएंगे। उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से मुझे बताएंगे। उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताओ भाई फटाफट सभी लोग, कहाँ एकदम बिल्कुल शांत हो गए, जल्दी से बताइए। 2 अक्टूबर 1996 कब हुआ था? जल्दी से मुझे बताएंगे। देखो वृद्धा पेंशन योजना की जो शुरुआत हुई थी बच्चों, वो हुई थी कब? 1991 में, ठीक है। मंथ ऑफ कौन सा था? जुलाई, ध्यान रखना, ये आप सही कर लेना, ठीक है, हाँ, ओके। भारत में चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा स्थान है? या पांचवा? जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, बताइए। चावल के उत्पादन आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक चावल की पैदावार होती है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, स्पेशली पूरब भारत जो भी है क्षेत्र है। अब इसमें आप देखेंगे तो पहले स्थान पर कौन आ जाता है? आपका बंगाल क्षेत्र आ जाता है। कौन आता है? बंगाल। दूसरे नंबर पे कौन आता है? उत्तर प्रदेश। कौन आता है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या है? दूसरा स्थान है। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मत्स्य विकास नीति 2013 के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य स्तरीय फिश फ्रूट बैंक, फिश हैचरी और नर्सरी की स्थापना करके गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विकास और संरक्षण। ये भैया दोनों सही हैं, दोनों आपके सही हैं, दोनों आपके पॉइंट सही हैं, ठीक है। दोनों आपके पॉइंट सही हैं, इसको सही कर लेना आप लोग, ठीक है। दोनों पॉइंट आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? उत्तर प्रदेश में ग्रीन बेल्ट विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से मुझे बताएं। ये शुरुआत हुई थी 2000-2001। ग्रीन बेल्ट योजना की शुरुआत हुई थी कब? 2000-2001, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में भूमि प्रबंधन, संरक्षण एवं वृक्षारोपण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं? जल्दी से बताएं भाई। ये व्यवस्था जो है उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा है जहाँ पर सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है, जहाँ पर वायु प्रदूषण या सॉइल एरोजन बहुत ज़्यादा होता है हवाओं से मिट्टी का कटाव सबसे अधिक होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पर पानी की बड़ी सुविधा नहीं है। आगरा मथुरा जो क्षेत्र है वहाँ पर सॉइल एरोजन जो होता है वो हवा के प्रवाह की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। तो अमूमन क्या है, इटावा, मैनपुरी, आगरा, मथुरा, ये जो पूरा रेंज आप देख पा रहे हैं यहीं पर ही ये व्यवस्था चलाई जा रही है। तो इसका ध्यान रखेंगे, इसमें मथुरा भी जोड़ लेंगे, हाथरस भी जोड़ लेंगे। कुल मिला के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है आपका, आगरा बेल्ट है जो है आपका, है ना, यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज चूने और मिट्टी का मिश्रण है? चूना और मिट्टी का मिश्रण है।
इमारत का पत्थर, अदह, पायरोफिलाइट, ठोस। बताइए कौन सा खनिज चूने और मिट्टी का मिश्रण है? बताएं क्या होगा इसका सही आंसर? देखो, अगर हम बात करते हैं चूना, अगर हम बात करते हैं चूना और हम बात करते हैं मिट्टी, ठीक है ना, बात करते हैं किसका? चूना, और बात करते हैं मिट्टी। ये दोनों के जब मिश्रण बन जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं पता है? ये क्ले टाइप के बन जाते हैं, और इनका इस्तेमाल जो है अमूमन हम क्या करते हैं? इमारती पत्थरों को बनाने में करते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? किस खनिज का उपयोग परमाणु या परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? बताइए, आसान सा सवाल है। किस खनिज का उपयोग परमाणु या परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए। कोयला, बॉक्साइट, यूरेनियम, प्लेटिनम। क्या होगा? यूरेनियम। क्या होगा? यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम टिक कर लेना आप लोग, यूरेनियम इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ध्यान रखना, लोक सेवा आयोग अगर बात करता है संघ में तो राष्ट्रपति, राज्य में बात करता है तो राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। कौन करता है बच्चों? राज्यपाल करता है। ओके, अगला प्रश्न आ जाइए। 14 जुलाई 2014 को 14 जुलाई 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नामित होने के बाद 22 जुलाई 2014 को पद की शपथ ली थी किसने? हृदय नारायण दीक्षित ने? नहीं। योगी आदित्यनाथ ने? नहीं। रामनाथ कोविंद ने? नहीं। राम नाईक ने? किसने? राम नाईक। किसने बच्चों? राम नाईक ने। ठीक है, रामनाथ चौधरी, राम गोविंद चौधरी नहीं, राम नाईक ने। ठीक है, हृदय नारायण दीक्षित जो थे ना, ये 2017 में उत्तर प्रदेश जो हुआ था आपका, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार आई थी 2017 में, तो ये बने थे लोकसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित, है ना। ये बहुत बढ़िया पत्रकार भी थे, लेखक भी थे। मैं मतलब पत्रकार नहीं, लेखक बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं अभी भी, अच्छे हैं, है ना, अभी भी अच्छे। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो भैया उत्तर प्रदेश में यही एक परमाणु स्टेशन है। कुल मिला के आपके 27 परमाणु स्टेशन, जिनमें मेनली देखें तो 9-10 परमाणु स्टेशन है, और एक इनमें है नरोरा, और जो कि कहाँ पे है? गंगा जी किनारे है। और ये जगह कौन सी है? बुलंदशहर। बुलंदशहर, गजब का नाम है ना, बुलंदशहर। वाह, बुलंदशहर। बेताल पत्ता प्रयोग, ये आपको बताया ही था, महोबा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या आता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जहां यूरेनियम पाया जाता है? ओहो, यूरेनियम पाया जाता है उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला, मुझे बताइए वो कौन सा है? वो है बच्चों ललितपुर। कौन सा है? ललितपुर। कौन सा है? ललितपुर, जहां यूरेनियम पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जहां पर हीरा पाया जाता है? बांदा। झांसी राज्य पर ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष कब्जा किया था? झांसी राज्य पर ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष कब्जा किया था? साथियों, जुलाई 1857। जुलाई 1857, जुलाई 1857 पे। ठीक है, जुलाई 1857 में। नहीं, यहाँ पे कब्जा करने की बात हो रही है ना। एक मिनट, झांसी राज्य पर ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष कब्जा कर लिया? देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन फंस गया, ये क्वेश्चन फंस गया। क्वेश्चन क्यों फंस गया? अगर यहाँ पे कहता कि कब हड़प लिया, है ना, कब हड़प लिया, अगर हड़पने की बात होती, अगर हड़पने की बात होती, हड़प की बात होती,
तो हड़पने की जब बात होती तो हम 1848-49 में जाते, ठीक है। यहाँ पे हड़पने की बात नहीं है, यहाँ पे कब्जा करने की बात हो रही है। तो 1857 में जब लक्ष्मीबाई से युद्ध होता है उसी के बाद से ही। क्वेश्चन क्या है, एक दावा किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भाषा और साहित्य का एक लंबा इतिहास रहा है। बिल्कुल, बड़े बड़े महान कवि यहीं हुए, प्रताप नारायण मिश्र से लेके पंडित रामचंद्र शुक्ल तक यहीं पे हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेके महादेवी वर्मा तक यहीं हुए। और बड़े बड़े महान ऋषि जिनमें महान कवि जिनमें मैथिली शरण गुप्त से लेकर के आप देखेंगे हरिवंश राय बच्चन तक, ये सब उत्तर प्रदेश के ही हुए हैं। इसके पहले भी तमाम हुए हैं। तो ठीक है, लंबा इतिहास रहा है भाषा और साहित्य का। यह हिंदू जुड़वा संस्कृति महाकाव्यों रामायण और महाभारत का राज्य था। यह हिंदू जुड़वा संस्कृति महाकाव्यों रामायण और महाभारत का राज्य था। भाषा और साहित्य का लंबा इतिहास रहा है। कारण ये रहा है कि जुड़वा संस्कृति रामायण महाभारत का साल रहा है। तो इसको किस हद तक आप सही लेंगे? उत्तर प्रदेश भाषा और साहित्य का एक लंबा इतिहास रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ हमें मिस्टेक लग रही है कुछ, या हिंदू जुड़वा क्या है, हिंदू मुस्लिम जुड़वा होता, हिंदू जुड़वा संस्कृति रामायण महाभारत महाकाव्य, अच्छा जुड़वा संस्कृति रामायण महाभारत, अच्छा ये जुड़वा संस्कृति की बात कर रहा है काव्य की, ये रामायण और महाभारत। अच्छा यहाँ पे दो वर्ड ला दिया ना, संस्कृति और महाकाव्य दोनों ला दिया है, ठीक है। तो रामायण और महाकाव्य की वजह से इसे भाषा और साहित्य, तो पहली बात तो आप ध्यान रखें, रामायण और महाभारत भाषा और साहित्य से इसका कोई लेना देना तो है नहीं। इसका लेना देना है किससे? संस्कृति से लेना देना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या, भारत में छायावाद आंदोलन के प्रमुख कवि कौन है? ठीक है, भारत में छायावाद आंदोलन के प्रमुख कवि कौन थे? महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या प्रेमचंद? सुभद्रा कुमारी चौहान जानते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तमाम है ना। हाँ हाँ, तो छायावाद में अगर आप पढ़ते हैं तो छायावाद में जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, एक बात ध्यान रखना, रामधारी सिंह दिनकर का भी नाम आता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी सूर्यकांत निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भक्ति कविता और रीति कविता किस साहित्य की शैली है? भक्ति कविता और रीति कविता किस साहित्य की शैली है, बताइए। भक्ति कविता और रीति कविता किस साहित्य की शैली है? फारसी, संस्कृत, हिंदी, अरबी, बताइए। भक्ति कविता, रीति कविता, हिंदी। चले आगे देखेंगे। कवि और उनकी भाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वेद व्यास संस्कृत, कैफी आजमी उर्दू, उपेंद्र नाथ अश्क उर्दू, महावीर प्रसाद, उपेंद्र नाथ नहीं, ये नहीं है। कैफी आजमी तो ठीक है, आजमगढ़ के थे ना कैफी आजमी, ओके। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान कवि रहे हैं, ठीक है, ओके। उपेंद्र नाथ। अगला क्वेश्चन आ जाइए, इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं लगता है? कुंभ, माघ, बैसाख, अर्ध मेला।
ये अर्ध नहीं होना चाहिए, इसको अर्ध कुंभ होना चाहिए। इसमें ऐड कर लो एक पॉइंट, अर्ध नहीं होता है, अर्ध कुंभ होता है ना बच्चों, अर्ध कुंभ होता है, अर्ध कुंभ जो 6 महीना पे लगता है, ठीक है। हाँ, बैसाख मेला नहीं है, बैसाख मेला नहीं। मदर मेरी के सम्मान में उत्सव किस मेले में आयोजित किया जाता है? सरधना, ईसाई मेला, कालिंजर मेला, नकटैया मेला या इनमें से कोई नहीं? बताइए। मदर मेरी के सम्मान में उत्सव किस मेले में आयोजित किया जाता है? सरधना, कालिंजर, नकटैया, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये उत्सव जो है किस मेले में होता है जल्दी से बताएं। सरधना आप जानते हैं कहाँ पे है? मेरठ में, ठीक है। नकटैया और आपका क्या आ जाता है? बांदा फेस्टिवल। तो ये माउंट मैरी उत्सव जो है ये जो होता है अमूमन कहाँ होता है? बांदा। बांदा बोले तो कालिंजर, कालिंजर मेला, बांदा, ध्यान रखना, बांदा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कहाँ पे? बांदा में, ठीक है। हाँ, बांदा में, ओके। अगला क्वेश्चन आ जाइए। किसकी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? ओके ओके ओके। मेजर ध्यानचंद तो थे नहीं, दानिश मुर्तजा, केडी सिंह बाबू, बताइए क्या होगा। किसकी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता? बताओ भाई, कौन थे कप्तान, बताइए। ऑस्ट्रेलिया से ये मुकाबला हुआ था, किससे? ऑस्ट्रेलिया से ये मुकाबला हुआ था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 4-0 से ये मैच हुआ और केडी सिंह बाबू, केडी सिंह बाबू की कैप्टनसी में हुआ था, ठीक है। केडी सिंह बाबू आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश के सीएम भी थे। केडी सिंह बाबू स्टेडियम, स्टेडियम भी है बच्चों, ध्यान रखना, लखनऊ के अंदर। नई खेल नीति 2016 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चैंपियन तैयार करने वाले प्रशिक्षकों संस्थानों को सहायता दी जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। ग्रामीण युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुउद्देशीय हॉल बनाए जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी भैया। इसमें क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें यार कथन 1 और 2, हाँ ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ोतरी की गई थी, वित्तीय सहायता की गई थी, ठीक है, हाँ वित्तीय सहायता की गई थी। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा है? अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा है, ये आपसे पूछ रहा है। बताना है आपको। 1.25 है, क्या है, ठीक है, हाँ। वन 1.20, 0.8 या 60, 50.57। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, ये क्वेश्चन तो पास हो जाना चाहिए क्योंकि 2011 के अनुसार तो नहीं पूछेगा। 2011 में तो था इसका 0.8 के आसपास, चूँकि 2022 का रिकॉर्ड अब चल रहा है तो 2022 के रिकॉर्ड के अनुसार जो है 1.20% आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें बेटा 1.20 के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें तो ईयर मेंशन नहीं है, ईयर मेंशन नहीं है, ईयर मेंशन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ईयर मेंशन जरूर रहेगा, सेंसस का नाम जरूर रहेगा कि फला सेंसस के अनुसार ऐसा रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पास कर दे रहा हूँ, ठीक है,
ठीक है, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको एक बार आप लोग सेल्फ चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि जब तक आप सेंसस नहीं डालेंगे तब तक फिर वो बता पाना मुश्किल हो जाता है। निम्नलिखित, जैसे अभी आप देखें, जैसे एक क्वेश्चन मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए, जैसे 2011 में जो है साक्षरता एक बार पूछा गया है ना, ये एग्ज़ाम की बात बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2011 की साक्षरता अगर आप देखेंगे 74.4% है ना। एग्ज़ाम में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग यही टिक करके आए थे, क्योंकि उनका अनुमान यही था कि आप 2011 की जनसंख्या के अनुसार पूछ रहे होंगे, जनगणना के अनुसार पूछ रहे होंगे। लेकिन 2022 में अगर आप देखते हैं, 2022 में 77.7% हो गया है लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश का, तो ये मामला फंस जाता है, तो इसलिए ये मेंशन करना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, जो मलिहाबादी कवि थे, ठीक है, रघुपत सहाय फिराक, ये फिराक गोरखपुरी है भैया, ये कौन है, फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी है, ये फिराक कौन है, गोरखपुरी है, कानपुरी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। रघुपति सहाय इनका असली नाम है और इन्होंने ये नाम रखा है फिराक गोरखपुरी। जिगर मुरादाबाद और चकबस जो है लखनऊ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूपी को बांटने का संकल्प कब लिया गया। यूपी द्वारा 4 राज्यों में विधानसभा का प्रस्ताव पारित किया गया, बताइए। 24 नवंबर 2011, 21 नवंबर 2011, 22 नवंबर 2011, 23 नवंबर 2011, एकदम बिल्कुल डेट लगी हुई है, बताइए। मतलब यूपी को बांटने का, 4 राज्य में विभाजन करने का जो प्रस्ताव था वो कब आया था, 21 नवंबर में आया था। ये क्यों आया था, दरअसल मायावती जी की सरकार थी, माफ़ कीजिए, मायावती जी की सरकार थी और वो ये चाहती थी कि हम उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दें, ठीक है ना, हरित प्रदेश नाम रख दें पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाम से, है ना, और अवध अलग हो जाएगा, आगरा अलग हो जाएगा, तो ये प्रस्ताव था। और मायावती जी उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में एक ग्राम प्रधान चुना जाता है, ग्राम प्रधान जानते हैं, गांव के प्रधान, ठीक है, पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों द्वारा, ठीक है, पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल सभी मतदाताओं द्वारा, ठीक है, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा नहीं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा नहीं, पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं में से, ठीक है, बिल्कुल सही है। 1 2 4 आए, पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं में से, ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश में एक ग्राम प्रधान चुना जाता है पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों द्वारा। यार गांव के प्रधान का चुनाव कैसे हो रहा है, पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों द्वारा, वयस्कों द्वारा मतलब वोटर द्वारा, ये तो बात सही है। पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल सभी मतदाताओं द्वारा, ये भी बात सही है। हाँ, ग्राम पंचायत के सदस्य लोग थोड़ी वो होते हैं, सदस्य लोग नहीं होते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य जो लोग होते हैं वो प्रधान को थोड़ी चुनते हैं, प्रधान का चुनाव तो डायरेक्ट होता है ना, तो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, नहीं, ये तो नहीं होगा। पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं में से, पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं में से, ये क्या है, ये और ये दोनों तो सेम ही है भाई। भाई पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में जो लोग शामिल होंगे वही तो वोटर होंगे, इसमें कुछ डाउट लग रहा है। सही उत्तर का चयन करिए। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान चुना जाता है, भाई देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ग्राम प्रधान जो होता है, ग्राम प्रधान जो होता है इसका चुनाव डायरेक्ट होता है बच्चों, ध्यान रखना, डायरेक्ट होता है। और इसमें जो वोटर होता है, वोटर होता है वो ग्राम पंचायत का होना चाहिए, ठीक है, वो भाग लेता है प्रधान के चुनाव में, तो वही तो कह रहा है, पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों द्वारा। वयस्क का मतलब, अगर वो वयस्क हैं इसका मतलब वो वोटर हो चुके हैं तभी तो वयस्क बोले जाएंगे, ठीक है, पहला सही है। पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल सभी मतदाताओं द्वारा, भाई सिंपल सी बात है, जो वोटर लिस्ट में शामिल वोटर हैं वही तो वोट करेंगे उनको, ठीक है। ग्राम पंचायत के मेंबरों द्वारा, मेंबर तो नहीं चुनाव करते हैं, मेंबर नहीं चुनते हैं प्रधान को ना,
ये मेंबर नहीं चुनते हैं प्रधान को। प्रधान का चुनाव डायरेक्ट होता है और मेंबरों का चुनाव भी डायरेक्ट होता है। पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं में से, इसके ऑप्शन कुछ गलत लग रहा है मुझे, ठीक है, यह क्वेश्चन पास कर दे रहा हूं मैं, लेकिन इतना आप जानते रहिए, प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और वही लोग प्रधान के चुनाव में भाग लेते हैं जिनका उस गांव की वोटर लिस्ट में नाम होता है, ठीक है। दूसरे गांव के वोटर लिस्ट के लोग उस गांव के प्रधान के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। जैसे मान लो कोई गांव है ए और गांव है बी, तो ए गांव के लोग ए गांव में ही वोट कर सकते हैं, बी गांव के लोग बी गांव में ही वोट कर सकते हैं, ठीक है, जिनकी वोटर लिस्ट में वहां पे। अब मान लो ए आदमी का नाम इस गांव में भी है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो वहां भी वोट कर सकता है। ऐसा कोई कसम नहीं है। जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत से लोग शहर में भी वोट डाल देते हैं, बहुत से लोग गांव में भी वोट डाल देते हैं, तो वो विधानसभा के चुनाव में चल जाता है, प्रधान के चुनाव में नहीं चलेगा। प्रधान के चुनाव में अलग वोटर लिस्ट होती है, ध्यान रखना इस बात का, कि पता चले कि हमारा 2 बीघा खेत फला गांव में है तो हम वहां भी वोट बनवा लें, वहां भी वोट डालिए हैं, यहां भी वोट डालिए। नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में नगर निगम नहीं है? वैसे अगर आप देखें यूपी में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? 17, और अभी बन गया है शाहजहांपुर, लास्ट में बना है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर को बना दिया गया है, तो 17 + 1 टोटल कितने हो गए? 18। तो 18 नगर निगम हो गए। अलीगढ़ में है, फैजाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर नहीं है, ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताएं। शारदा मुखर्जी, पद्मजा नायडू, सरोजिनी नायडू, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी तो सुप्रीम कोर्ट की पहली जज थी, एससी की पहली जस्टिस, है ना, 1989 में, ठीक है। बताओ भाई क्या होगा इसका सही आंसर? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? बताओ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बताओ क्या होगा? सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू, ठीक है बच्चों, ओके। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सब लोग पूरी ईमानदारी तन्मयता के साथ पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए गैलेक्सी क्लास के साथ, ठीक है। और हाँ, अगर कहीं कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है, ठीक है, देखो कई बार क्या होता है ऑप्शन मिसमैच हो जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। कहीं कोई क्वेश्चन डाउट में रहता है तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि वो कमेंट मैं पढ़ूंगा और मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आपको, ठीक है, ओके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।